हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो यार देखो, हमने कहा था कि हमें इस पूरे चैप्टर में अपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है कुछ ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हमने नाम दिया था किंगडम। ठीक है, फिर हमने कहा था भाई देखो किंगडम होता क्या है। किंगडम एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंदर मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हमने कहा कि भाई अलग अलग थ्योरीज़ आई, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि भाई 2 किंगडम होते हैं, किसी ने कहा 3 किंगडम होते हैं, किसी ने कहा 5 किंगडम होते हैं। अब भाई कन्फ्यूजन ये थी कि हम इस चैप्टर में कौन से थ्योरी को फॉलो करने वाले हैं। तो हमने कहा था हम इस पूरे चैप्टर में अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली थ्योरी को फॉलो करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली थ्योरी में क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी जो थी वो हमें R.H. विट्टिकर जी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई देखो 5 किंगडम होते हैं और मैं अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ। कौन से किंगडम थे वो? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें से हम इस चैप्टर में 3 ही किंगडम पढ़ते हैं। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई। बाकी के जो हमारे 2 किंगडम होते हैं, यानी कि किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, उनको हम उनके लिए अलग से चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं। हमारे पास भी अलग से चैप्टर हैंगे। कौन सा? एक है हमारा प्लांट किंगडम और दूसरा है हमारा एनिमल किंगडम, जिसमें हम अपने किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे को पढ़ते हैं। तो इनमें इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 ही किंगडम्स के बारे में पढ़ना था। कौन कौन से थे वो? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई, जिनमें से हम 2 किंगडम्स पढ़ चुके हैं। कम्प्लीटली डिटेल में हमने उन्हें पढ़ लिया है। मोनेरा और प्रोटिस्टा को हमने कवर कर लिया है। अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगाई। देखो यार, मैंने पिछली वीडियो में इसलिए ही नहीं चालू करवाया था ये टॉपिक, क्योंकि आज हम फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और देखते हैं कि आज किंगडम फंगाई कितना कंप्लीट हो पाता है, फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। लेकिन आप पहले वाली चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हो, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगे आगे पढ़ते जाओगे पहले का भूल जाओगे। इसलिए क्या करना है, नोट्स बनाते रहो। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप इन नोट्स की मैं PDF तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं है जो यूट्यूब मांगते हैं। यूट्यूब को कुछ सब्सक्राइबर्स का उनका क्राइटेरिया होता है कि इतने सब्सक्राइबर होते हैं तभी हम PDF वगैरह शेयर कर पाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दूँगी, आप उनमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, और मैं NCERT सीरीज़ भी लाने वाली हूँ, जिसमें एक एक लाइन NCERT की मैं पढ़ाऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगाई। इसको शुरू करते हैं जल्दी से। क्या आई एम सॉरी आपको अगर कुछ अभी डिस्टर्बेंस हुआ हो। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। देखो यार, किंगडम फंगाई, अब जब हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो हमने कहा था भाई मोनेरा में आते थे हमारे सारे बैक्टीरिया। ठीक है, फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा तो हमने कहा भाई प्रोटिस्टा में बहुत ही अजीब अजीब से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, जो कि जो प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे जो प्लांट के जैसे भी फीचर दिखा रहे थे, एनिमल के जैसे भी फीचर दिखा रहे थे। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई फंगाई में कौन से हमारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो यार देखो, किंगडम फंगाई कुछ नहीं है, इसके अंदर हमारी फंगस आती है। अब भाई फंगस क्या होता है यार? फंगस के बारे में तो सभी को पता होगा और सबने देखी भी होगी। फंगस क्या होते हैं? जब आप क्या हुआ कि रात को आपने सब्ज़ी बनाई, आप तो नहीं बनाते होगे, घर पे किसी ने सब्ज़ी बनाई या फिर कुछ भी बनाया, उसको आप फ्रिज में रखना भूल गए। आपकी मम्मी ने कहा कि भाई मैं आपको सुबह स्कूल में यही पैक करके दे दूँगी या सुबह से ही आपको नाश्ता करवा के भेज दूँगी, लेकिन वो उन्होंने क्या किया भाई, फ्रिज में रखना उसे भूल गए वो। तो अब क्या होगा, जब वो सुबह उठ के देखेंगी तो भाई उसमें फंगस लग जाती है। फंगस भाई कुछ वाइट कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर का भी आ जाता है। ज़्यादातर ना आप ब्रेड पे देखोगे, अगर करके देखना। ठीक है, ब्रेड का पीस लेना, एक छोटा सा ही ले लेना और उसको ना ऐसे ही खुला छोड़ देना, एटलीस्ट यार रात भर या एक दिन के लिए छोड़ के देखना। छोटा सा ही पीस लेना, उस पर फंगस आ जाएगी। ठीक है, तो वही फंगस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस अपने किंगडम में, किंगडम फंगाई के अंदर। तो
फंगस, सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ, फंगस यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? देखो यार, फंगस यूकैरियोटिक होती है। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक तो हमारे सिर्फ किंगडम मोनेरा में आते थे। जितने भी बाकी किंगडम्स हैं ना मोनेरा को छोड़ के, सब के सब यूकैरियोटिक हैं। बाकी बस एक मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास में, बाकी सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी फंगस होती है वो यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ना चालू करते हैं। हम कहते हैं भाई फंगस का न्यूट्रिशन कैसा होता है। भाई न्यूट्रिशन के बारे में तो बात करनी बहुत ज़रूरी है कि ये खाना कैसे खाते हैं। अब हम लोग हैं, हम सबसे पहले यार क्या ज़्यादातर खाने के बारे में ही सोचते होंगे पूरा दिन में, तो इनके भी तो खाने से रिलेटेड बातें करनी होंगी हमें। तो हम कहते हैं भाई ये ना हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होने का मतलब क्या है कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, अपना खाना बनाने के लिए या अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम सब लोग, वैसे भी हम सब लोग अपनी मदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर बायो की लैंग्वेज में बात करें तो वैसे हम खाने के लिए अपने प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो यार हम कहते हैं जो फंगस है वो हमारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं ये भी कॉस्मोपॉलिटन और यूबिक्विटस है। अब आपको कुछ चीज़ याद आई कॉस्मोपॉलिटन वर्ड सुन के? जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तब भी हमने ये वर्ड पढ़ा था। हमने मोनेरा में भी कहा था कि जो मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, तो हमने कहा था कि भाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या बताया था मैंने? देखो ज़रा आपको याद है या नहीं। देखो यार, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह मिलती है, और इसी के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, यूबिक्विटस। ठीक है, अब आप देखोगे यार फंगस कहीं भी मिल सकती है, ज़रूरी ऐसा कुछ वो नहीं है कि फंगस यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ नहीं मिलेगी। अगर आप अपने घर में ब्रेड का पीस खुला छोड़ोगे तो वहाँ भी फंगस लग जाएगी। अगर आप पहाड़ों पे जाके वो ब्रेड रख के आओगे तो वहाँ भी फंगस लग जाएगी। अगर आप जंगलों में रख के आओगे तो वहाँ भी फंगस लग जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फंगस भाई हर जगह मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन या फिर यूबिक्विटस। ठीक है, अब हम कहते हैं ये ना अपनी हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं डाइवर्सिटी शो करती है, वेरिएशन शो करती है। कैसे, वो तो अभी देखेंगे। देखो यार, हैबिटेट का मतलब तो पता है ना कि कहाँ पे मिलती है वो चीज़ें, ये सब। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से बाहर की स्टडी, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी। जैसे कि मान लेते हैं भाई आप लोग अभी आपका न्यू एडमिशन हुआ है, किसी नए स्कूल में गए हो यार, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब आपके नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए लोगों से मिलोगे आप। तो मान लीजिए कोई मतलब आप आज आपका पहला दिन है स्कूल में, तो आप गए, आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, तो आप क्या करोगे, मतलब उनमें से 3-4 लोगों को बहुत ऑब्जर्व करोगे। तो क्या कर रहे हो आप? अगर अभी आपकी उनसे बात नहीं हुई, आप जस्ट उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, बाहर से देख रहे हो। ठीक है, फिर जब आप अपने घर पे जाओगे तो लाइक अपने मतलब सिबलिंग्स वगैरह को बताओगे या फिर और जो घर पे लोग हैं उनको बताओगे, वो पूछेंगे तो कैसा गया, तो आप बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे मतलब 2-4 बच्चे थे या इतने बच्चे थे, और एक लड़का ऐसा था दिखने में, एक लड़की ऐसी थी दिखने में है, और बताओगे कि एक लड़की तो बहुत सुंदर थी, या ऐसे करके कुछ ना कुछ बताओगे। ठीक है, तो क्या है कि आपने कैसे बताई वो चीज़ें, आपने उनको देखा, आपने उनके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी की। स्टडी तो नहीं की, मतलब यार समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने उनके एक्सटर्नल फीचर्स देखे और उसको ही आपने कहा कि मॉर्फोलॉजी। ठीक है, वहीं पे अब दूसरी चीज़ होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? अब कुछ टाइम बाद आप उनसे बात करोगे, लाइक 1 दिन 2 दिन या 15-20 दिन बाद आपकी उनसे बात होगी, तो आप देखोगे कि यार वो इंसान अंदर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, पहले आपने सूरत देखी थी, अब आप सीरत देखोगे। ठीक है, तो सूरत को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी और सीरत को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो अब उसके बाद में
हम पढ़ना चालू करते हैं इनके हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि भाई इनकी जो हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। तो क्या वेरिएशन है देखते हैं। हैबिटेट यानी कि कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, ये तो हमने अभी अभी कहा कि भाई ये हर जगह मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई डंग के ऊपर अगर मिलती है कोई फंगस तो उसको हम कहते हैं कोप्रोफिलस। अब डंग का मतलब नहीं पता किसी को तो बता देते हैं, डंग का मतलब होता है गोबर ठीक है, तो समझ रहे हो आप। फंगस यार मतलब एनिमल्स के एक्सक्रीटरी वेस्ट के ऊपर भी मिल जाती है, जिसको हम नाम देते हैं डंग। और जो फंगस डंग के ऊपर मिलती है उसको हम कहते हैं कोप्रोफिलस। ठीक है, ये चीज़ें यार बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, ऐसा नहीं सोचना हो इतना बड़ा वर्ड है या कुछ भी है, नहीं, एक दो बारी पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बोलते हैं कुछ फंगस हमें स्किन और नेल्स पे भी देखने के लिए मिल जाती है। अब यार आपको ये बात पता है कि जो हमारी स्किन और नेल्स होते हैं वहाँ पे केराटिन प्रेजेंट होता है, तभी तो आपने देखा होगा कि यार मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती रहती हैं टीवी में भी कि केराटिन है इस शैम्पू में, या फिर हाँ इस शैम्पू में केराटिन है, ये आपको स्मूथनिंग प्रोवाइड करेगा। या फिर आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो होती हैं, स्पेशली गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा इस बारे में कि वो लोग मतलब लाइक सैलून वगैरह में जाके केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि यार हमारे हेयर्स में ना केराटिन प्रेजेंट होता है, और जब वो केराटिन ख़त्म होने लग जाता है तो फिर मतलब लाइक हेयर फ्रीजी वगैरह हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार, स्पेशली वो सोच रहे होंगे कि क्या यार ये क्या मतलब ब्यूटी वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं यार, मतलब मैं जस्ट आपको रिलेट करवा रही हूँ कि क्या चीज़ है, ऐसे आपको चीज़ें आगे तक याद रहने वाली है। ठीक है, तो यार हम लोग बोलते हैं कि हमारे स्किन और नेल्स में केराटिन प्रेजेंट होता है, तो जो फंगस स्किन और नेल्स में मिलेगी उसको हम बोलते हैं केराटिनोफिलस। ठीक है, केराटिनोफिलस। ओके, अब हम कहते हैं कुछ फंगस हमें लकड़ियों के ऊपर भी मिलती है। तो जो फंगस हमें लकड़ियों के ऊपर मिलती है उसको हम कहते हैं एपिजाइलिक फंगस। ठीक है, तो ये था हैबिटेट के बारे में। फंगस जो है वो हर जगह देखने के लिए मिलती है, जैसे कि जो फंगस हमें डंग के ऊपर देखने के लिए मिलती है उसको हम बोलते हैं कोप्रोफिलस। जो फंगस हमें स्किन और नेल्स पे देखने के लिए मिलती है उसको हम बोलते हैं केराटिनोफिलस। वहीं पे जो फंगस हमें लकड़ियों के ऊपर देखने के लिए मिलती है उसको हम कहते हैं एपिजाइलिक फंगस। ओके, तो हैबिटेट वाली बात तो हो गई। अब हमें मॉर्फोलॉजी के बारे में भी तो पढ़ना है, तो पढ़ना चालू करते हैं। और वैसे भी यार मॉर्फोलॉजी के बारे में तो हम हर टाइम ही पढ़ते रहते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग लोगों की मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं, अलग अलग लोगों के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते रहते हैं। तो फंगस की भी कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में बात। तो हम कहते हैं भाई देखो, जो हमारी फंगस है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है ये तो पता है। देखो, यूनिसेलुलर नाम से ही पता लग रहा है यार, जो फंगस एक सिंगल सेल की बनी होगी उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर फंगस। वहीं पे जो फंगस बहुत सारे सेल्स की बनी होगी उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब हम कहते हैं यार यूनिसेलुलर फंगस का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम होता है ईस्ट। इसको हम ईस्ट बोलते हैं, वाई को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ईस्ट क्या होता है यार, ये तो आपने देखा ही होगा, छोले भटूरे तो सबने ही खाए होंगे, सबको पसंद भी होंगे। ठीक है, तो छोले भटूरे में जो भटूरे का बैटर होता है उसमें ईस्ट डलती है। वहीं पे अगर आप देख लो और भी चीज़ों में ईस्ट डलती है यार, ईस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस भी चीज़ को हमें अगर लाइक ऐसे थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाना है, फुलाना है, उसमें ईस्ट डालते हैं। ढोकले में भी ईस्ट डालते हैं यार लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी बता सकते हो कि किस किस चीज़ में ईस्ट डलती है। ठीक है, तो और यार आप बता सकते हो आपकी फेवरेट डिश क्या, छोले भटूरे, केक वगैरह में भी डलते हैं। ठीक है, तो समझ आया कि देखो यार फंगस यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है ईस्ट। और यहाँ ये ऐसे ही नहीं है, हमें ये लिखा हुआ है कि कुछ भी मज़े मज़े में पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बहुत ही फ़न वे में समझा रही हूँ, फ़न वे में याद करवा रही हूँ। ठीक है,
जब ये क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके सामने तो आपको जस्ट क्लिक होंगी वो चीज़ें, और मेरी बातें भी जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ वो सब भी क्लिक होंगे कि हाँ हमने ये चीज़ सुनी थी, ये चीज़ सुनी थी, ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम कहते हैं ये तो बात हो गई यूनिसेलुलर फंगस के बारे में। अब भाई फंगस मल्टी सेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर फंगस है यानी कि यार वो बहुत सारे फिलामेंट से जुड़ कर बनी होगी, या कह सकते हो बहुत सारे सेल से जुड़कर बनी होगी। अगर कोई फंगस यूनिसेलुलर है उसके पास में एक ही सेल है, वहीं पे हम कह रहे हैं एक फंगस है जिसके पास में जो मल्टी सेलुलर है तो उसके पास में बहुत सारे सेल्स होंगे ना यार, सिंपली। ठीक है, अब हम कहते हैं यार देखो फंगस के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। फंगस के पास में तो यार देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ। फंगस के पास में, ये हमारी फंगस है, फंगस के पास में ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे वो नहीं, ठीक है, ये दूसरे हाइफे होते हैं, ऐसे ऐसे करके फंगस के पास में हाइफे है। तो ये हाइफे है क्या चीज़ यार? ये जो हाइफे होते हैं ना ये सिंपली यार एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हमारे पास में फंगस है वो ना उसके पास में कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उन धागों को ना हम नाम देते हैं, उन एक धागे को, समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। हम कहते हैं फंगस के पास में ना धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उस एक धागे को हम लोग बोलते हैं हाइफे। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ देखो यार, ये जो एक धागा है ना, सिर्फ ये एक धागा, इसको तो मैं बोलूँगी हाइफे। वहीं पे अब आप देख रहे होगी मैंने यहाँ पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। भाई फंगस के पास में तो बहुत सारे होते हैं, तो अगर मैं इन तीनों को मिला के बोलूँ तो इसको यार मैं बोलती हूँ माइसीलियम। आप समझ रही हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई देखो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है फंगस के पास में, और उस एक धागे को मैं बोलती हूँ हाइफे, और वहीं पे बहुत सारे हाइफे हों या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ हाइफे, तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो हमने कहा भाई देखो जो हमारी फंगस है वो 2 तरह की हो सकती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है ईस्ट। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर के बारे में बात करें तो हमने कहा भाई मल्टी सेलुलर फंगस जो होगी उसके पास में, हाँ, मल्टी सेलुलर फंगस के पास में बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट होंगे, और बहुत सारे हाइफे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। अब हमने इतना समझ लिया कि मल्टी सेलुलर फंगस के पास में माइसीलियम होगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई ये जो माइसीलियम है ना ये भी 2 तरह का हो सकता है। कौन से 2 तरह का? देखो यार, एक माइसीलियम मैं यहाँ पे ऐसे बना कर दिखा लूँ, समझो ये हमारा एक माइसीलियम है, या तो ये ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, या तो ये ऐसे हो सकता है, या फिर ये कुछ सिंपली ऐसे हो सकता है। ये हमारा एक माइसीलियम है, ये हमारा दूसरा माइसीलियम है। आप देख रहे होगे मैंने इसमें तो ऐसे बीच में लाइन बनाई हुई है, मैंने बीच में ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, और वहीं पे दूसरी साइड मैंने ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो यार ये जो है ये मैंने बनाया है, यहाँ पे यार क्या हो गया, सेपरेशन हो गई ना। ये जो माइसीलियम है जब मैंने इसमें से लाइंस बनाई तो इसमें सेपरेशन हो गई, ये अलग कंपार्टमेंट बन गया, ये अलग कंपार्टमेंट बन गया। तो सेपरेशन से आप याद रख सकते हो एक वर्ड जिसको हम कहते हैं सेप्टेट। सेपरेशन से याद रख सकते हो सेप्टेट। ठीक है, और वहीं पे हम कह रहे हैं यार यहाँ पे इन चीज़ों को ना हम सेप्टम बोलते हैं। तो यार जिस माइसीलियम में सेप्टम होगा, दोबारा सुनना, जिस माइसीलियम के अंदर सेप्टम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं सेप्टेट। वहीं पे जिस माइसीलियम के अंदर कोई भी सेप्टम नहीं है, जिस भी माइसीलियम के अंदर कोई भी सेप्टम नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, एसेप्टेट। समझ में आया? हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो जो हमारी फंगस है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट के उसमें बता रही हूँ, हमारी ये फंगस है 2 तरह की हो सकती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनी वाले का हमने एग्जांपल देख लिया ईस्ट। अब हम कह रहे हैं मल्टी सेलुलर फंगस जो है उसके पास में माइसीलियम है।
अब ये जो माइसीलियम है ये दो तरह का हो सकता है, सेप्टेट और एसेप्टेट। समझ आ गया? ठीक है, अब देख लेते हैं भाई अब एक चीज़ समझो, ये जो हमारा किंगडम फंगाई है, जिन लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि यार कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चीज़ों को छोड़ने का। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप बायो को भी ऐसे हवा में ले रहे हो ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो भी बायो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बायो पढ़ रहे हो उसका मतलब कि आपके पास में बायो है, और यार अगर आपके पास में बायो है तो ऑफकोर्स आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे, स्कूल के लिए भी कर रहे हो, तो यार मैं एक चीज़ बता दूँ, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने अगर छोड़ दिया, बहुत बच्चे हल्के में लेते हैं बायो को और फिर उन्हीं का ही सिलेक्शन रुक जाता है। यार कम से कम फिज़िक्स केमिस्ट्री हाँ है, टफ़ है, हार्ड है, लेकिन एक चीज़ समझो, एटलीस्ट अपनी बायो तो पक्की कर लो, कम से कम इतने अच्छे से पढ़ो बायो को कि आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए उसमें। और इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है? ना ही नीट के, ये नीट वाला भी देख सकता है स्टूडेंट और CBSE वाला भी देख सकता है, मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स वाला भी, ठीक है? तो आप इसको पढ़ना चालू करें। हमने कहा था भाई देखो, जिन लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा होगा, तो हमने प्रोटिस्टा में भी अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे ना। प्रोटिस्टा को भी हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसे कि हमारे डायटम्स थे, डाइनोफ्लैजिलेट थे, यूग्लेनोइड थे। उसी तरीके से ना हमने क्या किया, हमने फंगस को भी कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है? ये 4 क्लासेस में हमने अपनी फंगस को डिवाइड कर दिया। इन एक एक क्लास के बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी ना हम ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई किस फंगस में किस तरीके का माइसीलियम प्रेजेंट है। हमने कहा ना माइसीलियम 2 तरह का है, सेप्टेट और एसेप्टेट। अब देख लेते हैं कि किस क्लास में सेप्टेट वाला माइसीलियम है, किस क्लास में एसेप्टेट वाला माइसीलियम है, ठीक है? तो देखो यार, हम सबसे पहले बोलते हैं एसेप्टेट माइसीलियम किसके पास में है। एसेप्टेट माइसीलियम कुछ इस तरीके का है, ठीक है? हम कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम सिर्फ एक ही क्लास में देखने के लिए मिलता है। वो कौन सी क्लास होती है? वो होती है हमारी फाइकोमाइसिटीज़। जो हमारा एसेप्टेट माइसीलियम है वो सिर्फ एक ही क्लास में देखने के लिए मिलता है, और उस क्लास का नाम है फाइकोमाइसिटीज़। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एसेप्टेट माइसीलियम में क्या होगा, सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है? हम कहते हैं ये जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सीनोसिटिक होता है। भाई अब इसका क्या मतलब है सीनोसिटिक का? देखो यार, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे भाई न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगी, ठीक है? यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगी। अब आप एक बात बताओ, ये जो माइसीलियम है, ये वाला माइसीलियम हमारा सेप्टेट है, यहाँ पे यार वो सेप्टम प्रेजेंट है, तो यार ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, या कह सकते हैं ये हमारा एक सेल हो गया, ये हमारा दूसरा सेल हो गया। तो इसके पास में अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन को ना हम सीनोसिटिक कहते हैं, या फिर हम इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं, ठीक है? समझ आया मैंने क्या कहा? भाई आप इतना याद रखो कि जो हमारा एसेप्टेट माइसीलियम है वहाँ पे हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने के लिए मिलती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही हम नाम देते हैं सीनोसिटिक, ठीक है? और हमने कहा एसेप्टेट माइसीलियम सिर्फ और सिर्फ हमें फाइकोमाइसिटीज़ में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? फिर हम कहते हैं अब सेप्टेट माइसीलियम हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा। मैंने कहा भाई 4 क्लासेस होती है, जिसमें से एक क्लास के पास में हमारा एसेप्टेट माइसीलियम मिलता है, तो यानी कि बाकी की जो हमारी 3 क्लास हैं उनके पास में तो सेप्टेट माइसीलियम ही मिलेगा, ठीक है? तो हम कहते हैं भाई सेप्टेट माइसीलियम जो है ना वो हमें एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में देखने के लिए मिलता है। अब हम कहते हैं भाई अब हमने इस सेप्टेट माइसीलियम को भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया। हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक कंडीशन भी हो सकती है, डाइकैरियोटिक भी। भाई अब इसका क्या मतलब है,
यार ये हमारे पास में एक सेल है, अगर इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है तो इसको हम नाम देते हैं मोनोकैरियोटिक, ठीक है। वहीं पे अगर इसके पास में दो दो न्यूक्लियस है तो यार इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक, ठीक है। अभी इतना समझ आया कि मोनोकैरियोटिक क्या होता है और डाइकैरियोटिक क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी फंगस की क्लास में किस तरीके का माइसीलियम होता है। हम सेप्टेट होता है, ये तो कंफर्म है सेप्टेट है, लेकिन सेप्टेट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो मोनोकैरियोटिक यानी कि एक ही न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोनोकैरियोटिक फंगस प्रेजेंट होता है हमारा एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, ठीक है। तीनों में ही है ये प्रेजेंट। वहीं पे डाइकैरियोटिक वाला है ना, वो कुछ मेंबर में, देखो यार अब आप कहोगे कि यार आपने तो यहाँ पे भी लिखा है एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ और यहाँ पे भी लिखा है डाइकैरियोटिक में भी, तो हम कैसे समझें, क्या याद करें कि भाई एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में मोनोकैरियोटिक होता है या डाइकैरियोटिक। देखो यार जो हमारे डाइकैरियोटिक होती है ना, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, उसमें क्या होता है कि सारे मेंबर्स में नहीं मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के सारे मेंबर्स में नहीं मिलेगा। देखो यार एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है ना, इनके कुछ मेंबर में तो हमें मोनोकैरियोटिक सेप्टेट दिख जाएगा और कुछ में हमें हमारा डाइकैरियोटिक दिख जाएगा, ठीक है, समझ आया। ओके, अब उसके बाद में हम कहते हैं ये सारी बात हो गई हमारे माइसीलियम की। तो अभी हमने अपनी हैबिटेट के बारे में भी पढ़ लिया है, मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। देखो यार अगर आपको ये शुरू वाला पार्ट समझ आ गया ना, तो जब हम एक एक करके अपनी फंगस की क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी से समझ आ जाएंगी। अब हम कहते हैं फंगस भाई हमें कैसे एरिया में मिलेगी, तो हम कहते हैं फंगस का इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होगा, तो हम कहते हैं ये थोड़े से वार्म और ह्यूमिड प्लेस में मिलती है, जहाँ पे थोड़ी सी, यार ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, यार थोड़े मतलब गर्मी वाले प्लेस में मिलती है। तभी तो आपने एक चीज़ देखी होगी या आपने अपनी मम्मी से सुना होगा इस चीज़ को, जब गर्मियाँ होती है ना तो वो कहते हैं कि सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। गर्मियों में सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन सर्दियों में नहीं होती इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि यार गर्मियों में ना फंगस, क्योंकि जो फंगस है उसको भाई गर्मियों में रहना पसंद है, तो जब गर्मियाँ हो जाती है ना तो फंगस जल्दी आ जाती है, वहीं पे सर्दियों में नहीं आती इतनी जल्दी। तो भाई फंगस आएगी तभी तो सब्ज़ी ख़राब होती है, तो इसलिए हम कहते हैं भाई गर्मी में फंगस जल्दी आ जाती है तो इसलिए सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, भाई कैसी सेल वॉल प्रेजेंट है, क्या चीज़ें, वो सब भी तो पढ़ना है। तो हम कहते हैं भाई जो हमारी फंगस होती है ना वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब तो पता है ना, सेल साइकिल में हम पढ़ चुके हैं। हैप्लॉइड मतलब एनप्लॉइड ही है इसकी, ठीक है। वहीं पे डिप्लॉइड ऐसे होता है, डिप्लॉइड ऐसे होता है, ट्रिप्लॉइड ऐसे होता है, लेकिन हम कह रहे हैं फंगस तो अपनी हैप्लॉइड है, ठीक है। अब हम कहते हैं सेल वॉल कैसी होती है भाई फंगस की, तो ये चीज़ तो वैसे हमने पढ़ रखी है सेल चैप्टर में कि जो फंगस की सेल वॉल होती है ना वो काइटिन की बनी होती है, जनरली काइटिन की बनी होती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें काइटिन की नहीं बनी, और वो किन में नहीं बनी है वो हम अभी पढ़ेंगे जब हम एक एक करके क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ज़्यादातर जो फंगस है उसकी सेल वॉल काइटिन की ही बनी होती है, ठीक है। अब हम ये चीज़ हमने अभी स्टार्टिंग में ही कही थी कि जो फंगस है भाई वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फंगस कुछ ना कुछ फूड भी तो स्टोर करता होगा अपने अंदर, तो वो उसका फूड रिजर्व क्या है या फिर रिजर्व फूड क्या होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है। अब जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था गोल्जी बॉडीज़, तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे अनसिस्टर्नल डिक्टियोसोम होता है, यानी कि यार गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि सिस्टर्नल एंड एक होता है सिस और एक होता है ट्रांसपीस, तो यहाँ पे अनसिस्टर्नल होता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं भाई रिप्रोडक्शन की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिप्रोडक्शन। हम कहते हैं भाई फंगस के अंदर अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं भाई किस चीज़ में कैसी रिप्रोडक्शन होती है। तो हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीक़ों से हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। हम कहते हैं जो हमारे राइजोपस होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, वहीं पे जो हमारी ईस्ट होती है यूनिसेलुलर फंगस वो बडिंग शो करती है, और वहीं पे बाकी जो होते हैं वो हमारे फिजन शो करते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, फिर अब बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? यहाँ पे हमारे माइटोस्पोर्स बनते हैं। माइटोस्पोर क्या होते हैं अभी हम पढ़ने ही वाले हैं इस चीज़ को। फिर हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगी? ये होती है हमारे एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में और फाइकोमाइसिटीज़ में। तो देखो यार, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे इसको हम अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी चलिए हम इस चीज़ को भी रहने देते हैं, क्योंकि जब हम बेसिडियोमाइसिटीज़ डिटेल में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा ज़्यादा अच्छे से। अब हम कहते हैं भाई देखो, हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई कुछ कहीं कहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यार जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, वहाँ पे कैसे होती है वो? एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जिनको अभी अभी हमने कहा था माइटोस्पोर्स, है ना। हमने कहा था ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती थी, माइटोस्पोर्स बनते थे। माइटोस्पोर ये कैसा नाम है? स्पोर तो सुना है, माइटोस्पोर क्या है? तो यार माइटोस्पोर मतलब है कि जो स्पोर माइटोसिस करने के बाद बन रहे हैं उनको हम माइटोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई देखो, अब ये जो हमारे माइटोस्पोर्स होते हैं ये 3-4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर, ज़ू से तो आप समझते ही हो भाई, थोड़ा सा एनिमल से रिलेटेड है, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप देखो, ज़ूस्पोर वो स्पोर है जो कि मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? हमने क्या कहा कि 3-4 तरीके के हमारे माइटोस्पोर्स होते हैं। एक होता है हमारा ज़ूस्पोर। जो ज़ूस्पोर होता है ना यार, वो मूवमेंट कर सकता है, वो मोटाइल होता है। ठीक है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें आप फंस सकते हो वो मैं पहले बता देती हूँ कि ये होते हैं हमारे एंडोजीनियस। एंडोजीनियस का मतलब क्या है यार? ये हमारे पास में फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर स्पोर है, यानी कि जो हमारा स्पोर तो ये है, हमारा जो स्पोर है ना वो किसी चीज़ से कवर्ड है। अगर यार हमारा जो स्पोर है वो किसी चीज़ से कवर्ड होगा तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। अंदर है ना, तो इसलिए एंडोस्पोर। वहीं पे अगर सिर्फ ऐसे होगा तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? हम कहते हैं भाई देखो, ज़ूस्पोर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मोटाइल होता है और ये एंडोजीनियस होता है। ठीक है, यानी कि इसके बाहर एक कवरिंग होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये ज़ूस्पोर हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? 4 क्लासेस होती है ना, अभी अभी तो बताया। उन 4 में से कौन सी क्लास के पास में हमारा ज़ूस्पोर मिलता है? हम कहते हैं जो हमारा ज़ूस्पोर होता है वो फाइकोमाइसिटीज़ क्लास में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर ए प्लेनोस्पोर होता है। ये हमारे प्लेनोस्पोर होते हैं। देखो यार, प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर क्या होता है? जो स्पोर हमारा मूवमेंट कर सकता है ना उसको हम प्लेनोस्पोर बोलते हैं। वहीं पे जो स्पोर हमारा मूवमेंट नहीं करता उसको हम ए प्लेनोस्पोर बोलते हैं। तो हमने कहा भाई ज़ूस्पोर जो होता है वो प्लेनोस्पोर होता है, वो मोटाइल होता है।
वहीं पे अब हम कह रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है वो ए प्लानोस्पोर है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन मोटाइल है। हम कहते हैं ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है ये काफ़ी थिन वॉल्ड होता है, इसकी जो वॉल है वो काफ़ी पतली होती है, नॉन मोटाइल है, ये चीज़ हमने देख ली। ये भी एक एंडोस्पोर है, ऐसे करके, ठीक है, बस यही चीज़ पढ़नी थी। अब ये मिलेगा कहाँ पे, ये हमें राइजोपस में मिल जाता है, म्यूकर में मिल जाता है, ठीक है। ये कोई क्लास नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, और किसका एग्ज़ाम्पल है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। फिर एक और चीज़ आती है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा कोनिडिया। सबसे ज़्यादा ना कोनिडिया ही बनते हैं, ठीक है। अब भाई कोनिडिया के बारे में कहते हैं ये भी एक नॉन मोटाइल है, लेकिन आपने देखा कि जो जू स्पोर है सिर्फ वही मोटाइल है, बाकी जो ये दो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल है। सिर्फ जू स्पोर ही मूवमेंट कर सकता है, ये दोनों नहीं करते मूवमेंट। लेकिन हमने कहा वो जो दोनों थे वो एंडोजीनियस थे, ये हमारे एक्सोजीनस है, सिर्फ ऐसे पड़े हुए हैं ऐसे करके, इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो स्पोर होते हैं ये सब मतलब मोस्ट कॉमन है, ये तो हमने अभी बात की, मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा कोनिडिया ही बनते हैं, बाकी बस आपको यही चीज़ याद रखनी है इसमें। और अब हम कहते हैं ये वाले स्पोर कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें एस्कोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि भाई मैंने कहा था कि मैं 4 क्लास होती हैं, फाइकोमाइसीटीज़, एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडियोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरोमाइसीटीज़। अब आपने अगर ढंग से देखा होगा तो एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई मैंने कहा जू स्पोर जो है वो फाइकोमाइसीटीज़ में मिलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर भी फाइकोमाइसीटीज़ में मिलते हैं, ये फाइकोमाइसीटीज़ के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने कहा कोनिडिया जो है वो एस्कोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई बेसिडियोमाइसीटीज़ में क्या मिलेगा, बेसिडियोमाइसीटीज़ में कौन सा स्पोर मिलेगा, तो यार हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ जो क्लास होती है ना वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेसिडियोमाइसीटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी तो एसेक्सुअल स्पोर भी तो नहीं होगा ना, है ना। हमने कहा भाई देखो बेसिडियोमाइसीटीज़ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है तो एसेक्सुअल स्पोर भी तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है, तो समझ आया। अभी हमने अपने सारे माइटोस्पोर्स के बारे में पढ़ लिया है। हमने कहा भाई देखो माइटोस्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे वो स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा भाई बेसिडियोमाइसीटीज़ में तो कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, तो वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर का क्या काम है, वो भी नहीं होते, ठीक है। और हमने कहा भाई एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो 3 तरह का होते हैं, जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं ये जो है ये आपके काम का नहीं है, अभी इसको मत पढ़ो, ठीक है। फिर मैं बोलती हूँ कि ये तो बात हो गई थी हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होती है ना, हमने देखा अभी भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती थी ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हम कहते हैं भाई देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ना कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, इनके बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पर दोबारा से देखते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी क्या, यानी कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा। ये हमारे 2 सेल्स हैं, अगर इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो कैसे होगी, ये दोनों को फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, ये जो मैंने शेड किया है ना ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये प्रोटोप्लाज्म है। हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी जब होएगी तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
पहले जो इनका प्रोटोप्लाज्म था वो अलग अलग था, अब जो इनका प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ कर गया है, ठीक है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया। ओके जी, समझ आ गया। लेकिन आप देख रहे होंगे इनकी जो न्यूक्लियस है भाई वो अभी भी फ्यूज़ नहीं की है। हमें एक सेल में, पहले एक सेल में एक न्यूक्लियस थी, इधर भी एक सेल में एक न्यूक्लियस थी, लेकिन अब ये एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, भाई देख रहे हो आप, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। और ये जो स्टेज होती है ना, इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा भाई देखो क्या है, अगर किसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगी हमारी प्लाज्मोगेमी, यानी कि जो हमारे सेल होंगे ना उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। ये एक सेल था, ये दूसरा सेल था, इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। यानी कि एक सेल है और इसमें हमारे इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं भाई, न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज़ नहीं किया है, इन दोनों सेल का न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। अब हम देख रहे हैं भाई एक सेल के अंदर अगर दो न्यूक्लियस हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। डाई दो के लिए, तो हम कह रहे हैं भाई अगर एक सेल में दो न्यूक्लियस है तो इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। तो फिर ये तो हो गई प्लाज्मोगेमी। अब हम कहते हैं कैरियोगेमी क्या होता है। कैरियोगेमी के बारे में हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज करेंगी, ठीक है। तो कैरियोगेमी होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सेल है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस आ जाएगा ये, और इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ किया हुआ है। तो कैरियोगेमी के बाद में ये स्टेज आ जाएगी, ठीक है। अब भाई एक बात दो, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि भाई क्या होता है कि जो हमारी फंगस होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि हमारी फंगस एन होती है, ठीक है। ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, लेकिन जब एन और एन मिल गए, ये दोनों न्यूक्लियस मिल गए, एन और एन मिल गए, तो ये हमारा 2n नहीं हो गया। अब आप एक बात बताओ, हमने तो अभी कहा कि फंगस 2n हो ही नहीं सकती। मैंने कहा भाई देखो, फंगस 2n नहीं हो सकती कभी भी, फंगस n होती है। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इस 2n से n बनाना होगा, हम लोगों को इस 2n से n बनाना होगा। समझ आया यहाँ तक? मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो हमारे पास में ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि हमारी जो फंगस है वो हमेशा n रहेगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो ये n और n फ्यूज़ कर गए, n और n फ्यूज़ करके 2n बन गए। लेकिन यार फंगस कभी भी 2n नहीं होती, फंगस हमेशा n होती है। तो अब इस 2n से हमें n बनाना है। अब यार आप एक चीज़ बताओ, जब हमें 2n से n बनाना है तो हम माइटोसिस करेंगे या हम मियोसिस करेंगे, बताना ज़रा, सोचो। 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, वीडियो पॉज करके, लेकिन ज़रूर सोचो। मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम करेंगे मियोसिस। अब यार जिन लोगों ने सेल साइकिल चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उनको अभी समझ नहीं आ रहा होगा भाई ये माइटोसिस क्या है, भाई ये मियोसिस क्या है। लेकिन यार पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो हम ये चीज़ समझ कैसे पाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मुझे पता है यार आपको माइटोसिस और मियोसिस में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। जो लोग अभी 11th में नए आए होंगे उन्हें तो नहीं पता होगा भाई क्या है माइटोसिस, क्या है मियोसिस, क्या है। तो यार इसीलिए ना मुझे पता था यार ये सब आती हैं डिफ़िकल्टीज़, इसलिए मैंने वो चैप्टर पहले करा दिए थे जहाँ पे अभी आप अटकोगे ना। जो बच्चे 11th में अभी अभी आए होंगे, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पे कुछ चीज़ों में अटकेंगे इस चैप्टर में, इसलिए मैंने वो चीज़ें पहले पढ़ा दी हैं। जैसे कि यार अभी आप देख रहे होंगे कि सेल चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसलिए मैंने सेल चैप्टर पहले पढ़ा दिया था। उसी तरीके से यार ये जो माइटोसिस और मियोसिस है ना, ये सेल साइकिल चैप्टर में आती है, इसलिए मैंने सेल साइकिल चैप्टर भी पहले पढ़ा दिया था। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ यार अगर आप सेल चैप्टर नहीं पढ़ सकते ना अभी, कोई बात नहीं, सेल चैप्टर स्किप कर दो अभी के लिए, मतलब पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर आपके स्कूल में अभी नहीं चल रहा या जो भी है,
अगर आप सेल चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो कोई नहीं, लेकिन यार प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, सेल साइकिल चैप्टर प्लीज़ पढ़ लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूरी नहीं है यार, ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो, छोटी छोटी वीडियो है। प्लीज़ सेल साइकिल चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि यार माइटोसिस और मियोसिस समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझा पाऊँगी। मैं एक ज़रा सी छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। यार देखो, जब हमें ना एक प्रोसेस होता है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, अगर हमारे पास में 2n है, माइटोसिस करेंगे तो 2n से 2n बन जाएगा। अगर n है तो n से n बन जाएगा। ये होता है माइटोसिस में। वहीं पे मियोसिस की बात करूँ मैं तो 2n से n बनता है। ठीक है, तो यार अभी हमें यहाँ पे 2n से n बनाना है, तो हम मियोसिस करेंगे। ठीक है, और यार प्रोसेस क्या होता है ये ना प्लीज़ सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ लेना, मैंने वो चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया था। तो यार अब एक चीज़ होती है, वो ना हम जब मैं आपको बेसिडियम आईसीटीज़ क्लास पढ़ाऊँगी, या मतलब एक एक करके जब क्लास पढ़ाऊँगी वो चीज़ मैं तभी पढ़ाऊँगी। तो ये था हमारा फंगस का बेसिक चीज़ है, जो कि बेसिक बोलने के लिए है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, और अभी जब हम एक एक करके क्लास भी पढ़ेंगे ना, तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आएगी भी तो हम आने नहीं देंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है देखते हैं। यस, अब हमें सिर्फ अपनी क्लासेस को पढ़ना है एक एक करके डिटेल में, और बस फंगस भी ख़त्म। फंगस ख़त्म तो क्या बचा, बस वायरस बचेगा, और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। यार देख रहे हो आप कितने अच्छे से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यार अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ नहीं यार थोड़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ यार एफ़र्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा अप्रिशिएशन करना सीखो। ठीक है भाई, आपको भी तो अप्रिशिएशन चाहिए होता है ना। अब आप एक बात बताओ, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो स्कूल में, और आपको यार मतलब ऐसे कुछ भी ना रिस्पॉन्स दिया जाए, आप कोई स्पीच दे रहे हो, मान लो यार अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, कुछ ना कुछ करोगे आप स्कूल में, आई नो, तो मान लो यार आप कोई स्पीच दे रहे हो इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि सामने वाली जो ऑडियंस बैठी हुई है वो क्लैपिंग करे। अब आप एक बात बताओ, वो ऑडियंस मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, बस ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यार मैं सच बता रही हूँ, आपका मन करेगा मैं बीच में ही चला जाऊँ, पूरी स्पीच भी सुनाने का मन नहीं करेगा आपका। और वहीं पे क्या हो रहा है कि भाई आप आए स्टेज पे, और आते ही आपने थोड़ी सी स्पीच दी और बीच में ही बहुत सारी तालियां बजने लग गई, बहुत सारी क्लैपिंग होने लग गई, तो आपका मन करेगा हाँ यार, आपको खुशी होएगी यार, फिर आप खुशी से सुनाओगे वो स्पीच। यार वही चीज़ हमारे लिए होती है। अब आप बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं कर रहे हो, तो यार कैसा लगेगा हमें? हमारा भी तो मन नहीं करेगा कि हम आगे पढ़ाएँ, आगे थोड़ी और वीडियोस बनाएं। वहीं पे अगर आप लाइक करोगे, ठीक है, वीडियो को शेयर करोगे और लोगों को भेजोगे कि हाँ भाई आप भी देखो ये वीडियो, या आप भी इस वीडियो को लाइक करो, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो हमें क्या होगा भाई, हमें और अच्छा लगेगा। हाँ भाई लाइक बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारी हर वीडियो पे कमेंट आएंगे। यार मतलब जो भी देख रहे हो प्लीज़ कमेंट वगैरह करा करो, चाहे तो मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ भी निकाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस गलतियों को भी सही करने की कोशिश करेंगे, पर प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स देना सीखो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना सीखो, वरना यार मेरी तो हिम्मत जाएगी और मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाऊँगी, और फिर यार मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और ठीक है, तो बस यही कहना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, एंड यस, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel, and yes, thank you again, thank you for watching my video.